हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? चलो आज अपन टॉपिक कर रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है अपना? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, क्या है? अनिश्चितता का सिद्धांत। चलो हेडिंग डालते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये लो जी, बात करते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। अनिश्चितता, अनिश्चितता का मतलब होता है कुछ होता ही नहीं है। क्या? कि अनिश्चितता का मतलब पता नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। चलो, क्या हुआ कि मैंने एक लड़की को बोला, कहा कि भाई तुम जाकर एक कण का मापन करके वापिस आओ। क्या? मैंने एक लड़की को बोला, मैंने कहा कि भाई तुम जाकर कोई कण लो और उस कण का मापन करो। ठीक है, और मापन करके मुझे बताओ कि उसका वेग कितना आ रहा है। वेग का मापन करो और मुझे बताओ कि उसका वेग कितना आ रहा है। वो लड़की मापन करके बहुत अच्छी तरह मापन किया। उसने मापन किया, कितना किया? बहुत अच्छी तरीके से उसने मापन किया, और जितना अच्छी तरीके से वो कर सकती थी ना, उतना अच्छी तरीके से वो मापन करके वापस आके बोली कि मैम उसका वेग आ रहा है 5.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना आ रहा है? 5.5 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने दूसरी को भी बोला, मैंने कहा कि भाई तुम जाओ अब और तुम एक कण लो और उसका वेग का मापन करके आओ और मुझे बताओ कि कितना आया। अब वो भी गई, उसने भी उस वेग कण का मापन बहुत अच्छी तरीके से करके वो आती है और मेरे को बोलती है कि मैम उसका वेग आया मेरे पास 5.58, सॉरी पहले वाले का था 5.51। ठीक है, एक लड़की को भेजा, वो मापन करके आती है तो बोलती है कि मेरा तो इतना वेग आया है। ठीक है, अब दूसरी को भी भेजा, दूसरी क्या बोलती है? मेरा इतना आया। ठीक है, अब मैंने तीसरी को भी भेजा, तो तीसरी क्या बोलती है कि मेरा कितना आया? 5.5, मेरा तो इतना आया। ठीक है, तीनों को मैंने भेजा, तो तीनों आके बोलती कि हमारा तो इतना इतना वेग आया। ठीक है, तो ये वेग क्या हो गया? और जब मैंने एक्चुअल मापने की करी, क्या? जब मैंने एक्चुअल उसका वेग मापा तो मुझे पता चला कि किसी भी प्रयोग को अगर मैं करती हूँ तो मैं सही हूँ और सब सही है, पर ऐसा नहीं है। 4 व्यक्ति को भेजा तो बताया कि मैम मेरा तो आ रहा है 6.8, सॉरी। तो क्या है, देखो इनका सबका अलग अलग वेग आया। जब मैंने इसको प्रयोग को किया तो मुझे लगा कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू मैंने जो निकाली वो सही है और ये लोग भी सब क्या है? सही है। क्लियर है? पर ऐसा नहीं है। 4 व्यक्ति को भेजा तो बताया कि मैम मेरा तो आ रहा है 6.8 मीटर। 4 व्यक्तियों को एक साथ भेजा। ठीक है, ये तो मैंने क्या किया? अलग भेजा था, अलग अलग भेज के इनका वेग का मापन करवाया। और जब मैंने उन चारों को एक साथ भेजा, मैंने कहा कि चलो तुम चारों जाओ और फिर वेग का मापन करके आओ और मुझे बताओ कि वेग का मापन कितना आया। तो वो लोग आके बोलते हैं कि मैम हमारा तो आया 6.8 मीटर पर सेकेंड। कितना बोलता है? वो जो चारों जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं, उनका वेग कितना आया? 6.8 मीटर पर सेकेंड। और जिनको मैंने अलग अलग भेजा उन सब के वेग कितने आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं। तो देखो ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। क्या है?
ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। इन सब के अंदर वेरिएशन ज़्यादा तो कहाँ, बिल्कुल भी नहीं है, सबका सेम आ रहा है। तो मैंने एक लाइन कही थी, क्वांटम क्या कहता है कि एक ही प्रयोग को एक ही कंडीशन पर 2 बार सेम करो। क्या क्वांटम क्या कहता है कि एक ही प्रयोग को एक ही कंडीशन पर जब सेम या एक ही कंडीशन में 2 बार सेम करो तो बच्चों हर बार परिमाण या परिणाम सेम नहीं आएगा। क्या आएगा, अलग आएगा। क्या कहता है क्वांटम, एक ही प्रयोग को एक ही कंडीशन में 2 बार करो या एक ही कंडीशन में 2 बार सेम करो तो उनकी जो वेलोसिटी आएगी या फिर उनका जो परिमाण आएगा वो बच्चों जी सेम नहीं आएगा। क्या आएगा, अलग आएगा। वैल्यू कम भी हो सकती है, वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है। अगर ऐसा है तो उसी का नाम होता है अनिश्चितता। क्या होता है, अगर ऐसा होता है तो उसी का नाम क्या होता है, अनिश्चितता। क्लियर है? आ जाओ, अब अपन बात करते हैं कि क्या पढ़ेंगे अपन इसके अंदर। बात करते हैं अनिश्चितता सिद्धांत की। समझ में आ गया कि अनिश्चितता क्या होती है। मतलब अनिश्चितता भी उसी सिद्धांत पे लागू होगी। कौन से कणों पे, बड़े बड़े कणों के ऊपर अनिश्चितता का सिद्धांत भी लागू नहीं होगा। ये भी कौन से पे होगा, जो सूक्ष्म कण होंगे, जो छोटे कण होंगे, उनके ऊपर ही अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है, लागू होता है। तो देखो, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के अनुसार, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के अनुसार क्या बोलता है, यदि किसी एक क्षण या यदि किसी एक क्षण और एक ही दिशा में स्थिति, क्या बोलोगे, किसी एक ही दिशा में स्थिति और संवेग का मापन किया जाए। हाइजेनबर्ग क्या बोलता है कि किसी कण का एक ही दिशा में और एक ही दिशा में स्थिति और संवेग दोनों का मापन किया जाए तो प्राप्त मान में क्या होगी, त्रुटि होगी। दोनों का एक साथ मापन किया जाए, वो ही 6.8 पर मीटर पर सेकंड वाले के अकॉर्डिंग अगर करोगे तो वैल्यू त्रुटि आएगी, अर्थात सही मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि स्थिति में अनिश्चितता, बात किसकी की अपन ने, 2 चीजें ली अभी, कौन कौन सी, स्थिति और संवेग। ठीक है, क्या बोला मैंने, देखो, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कण का एक ही दिशा में स्थिति और संवेग का मापन किया जाए तो प्राप्त मान में क्या हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी। अब यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि यदि स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स व संवेग में अनिश्चितता डेल पी एक्स हो का गुणनफल कभी h/4 पाई से कम नहीं होगा। यदि स्थिति में देखो, यदि स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स व संवेग में अनिश्चितता डेल पी अक्ष का गुणनफल कभी h/4 पाई से कम नहीं होगा। h/4 पाई से कम नहीं होगा। इसीलिए तो अपने पास फॉर्मूला आता है, आप 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। दैट मीन्स
क्या? डेल एक्स डेल पी एक्स एच अपॉन 4 पाई। ओके, अब आप लोगों को पता है कि चूंकि h अपॉन 2 पाई को अपन क्या लिख सकते हैं? h कट के रूप में भी लिख सकते हैं। किसको? h अपॉन 2 पाई को h कट के रूप में भी लिख सकते हैं। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख दें? डेल एक्स डेल पी एक्स। अरे भाई यहाँ पे प्रूव नहीं करना है कि ये फॉर्मूला होता है और ये होता है, ठीक है? ये लो जी, ये अपना क्या है? हाइगेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। अब एक चीज और सुनो, क्लियर है यहाँ तक? अगर इसकी स्थिति और संवेग का एक ही दिशा में मापन करोगे तो त्रुटि आनी है। क्या है? त्रुटि आएगी, ठीक है? अब देखो, अगर प्लांक नियतांक का मान क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार, क्या जो h जो होता है उसका मान क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार 0 मान लिया जाए, क्या प्लांक नियतांक का मान क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार 0 मान लिया जाए, तो आप गति के समीकरणों द्वारा उस कण के भविष्य की जानकारी ले सकते हैं। किसके द्वारा? गति के समीकरणों के द्वारा उस कण की भविष्य की जानकारी ले सकते हैं। कब? जब h का मान 0 मान लिया जाए। किसके अकॉर्डिंग? क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो आप गति के समीकरणों द्वारा उस कण का भविष्य की जानकारी, उस कण की भविष्य की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। मैम कैसे? तो देखो, एक गाड़ी बड़ी तेजी से गति करते हुए आ रही है, ठीक है? क्या है? एक गाड़ी बड़ी तेजी से गति करते हुए आ रही है, अपन को उसका वेग एकदम फिक्स मालूम है। क्या है? कोई गाड़ी है, बहुत तेजी से गति करते हुए आ रही है। अब अगर अपने को उसका वेग एकदम फिक्स मालूम है और उसका त्वरण भी एकदम फिक्स मालूम है, तो गति के समीकरण जो होते हैं ना, कौन से? v इक्वल यू प्लस ए टी, और कौन से होते हैं? s इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। होते हैं कि नहीं होते हैं? ऐसे गति के समीकरण होते हैं? होते हैं। आ जाओ जी। तो इन समीकरणों के द्वारा आप, ऐसे जो तीसरा भी होता है, तो इन समीकरणों के द्वारा आप बता सकते हैं कि वो गाड़ी कितनी दूर जाएगी, उसकी डिस्टेंस कितनी है, वो किस वेग से गति कर रही है, ठीक है? तो वो सब आप लोग एकदम क्लियर बता सकते हो। किसके अकॉर्डिंग? क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग। कब? जब h का मान 0 ले लो तब। और किसके समीकरण के द्वारा? इन गति के समीकरणों के द्वारा, ठीक है? पर उसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? उस गाड़ी का वेग मालूम होना चाहिए और उस गाड़ी का त्वरण मालूम होना चाहिए। किसके अनुसार? क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार, ठीक है? पर खास बात यह है, क्वांटम जी क्या कहते हैं? क्वांटम जी कहते हैं कि h का मान 0 नहीं हो सकता। क्या कहते हैं क्वांटम? h का मान 0 नहीं हो सकता। अगर नहीं होता तो इसका मतलब हमेशा इन दोनों में अनिश्चितता, हमेशा इन दोनों में अनिश्चितता बनी रहेगी और आप क्वांटम में कण के भविष्य की जानकारी कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्या आप क्वांटम के अनुसार कण के भविष्य की जानकारी कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और क्लासिकल के अनुसार आप कण के भविष्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कब? उस सामने वाले का वेग और त्वरण आप लोगों को क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले के नीचे
दो तीन लाइन आएंगी, क्या सुनो। कण यांत्रिकी के अनुसार प्लांक नियतांक का मान नगण्य लिया जा सकता है। किसके अनुसार? कण यांत्रिकी के अनुसार, क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार प्लांक कांस्टेंट का मान नगण्य नहीं लिया जा सकता। कण यांत्रिकी क्वांटम के अनुसार प्लांक नियतांक का मान नगण्य नहीं लिया जा सकता, अर्थात स्थिति व संवेग एक दिशा में शुद्ध मापन नहीं कर सकते हैं। अर्थात स्थिति व संवेग का एक दिशा में अपन शुद्ध मापन नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कण यांत्रिकी में कण के भविष्य के पथ की कोई जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। क्लियर है भाई? यहाँ पर यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो? चलो जी, इसके आगे अब अपन बात करते हैं, कुछ टॉपिक लिखते हैं इसके, कुछ कंडीशंस लिखते हैं इसकी। देखो अब इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे कि अनिश्चितता सिद्धांत जिन राशियों में कार्य करता है वह विकृति संयुग्मी कैनोनिकल कंजुगेट होती है, अर्थात इनके मात्रकों का गुणनफल जूल इंटू सेकेंड होगा। देखो बात करते हैं अपन फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर, आ जाओ जी। अनिश्चितता सिद्धांत जिन राशियों में कार्य करता है जिन कार्यों में या जिन राशियों में कार्य करता है वह विकृति संयुग्मी होती है, वह विकृति संयुग्मी। विकृति संयुग्मी को बोल सकते हो आप कैनोनिकल कॉन्जुगेट संयुग्मी होते हैं। ठीक है, अर्थात इनका मात्रक या फिर इनके मात्रकों का गुणनफल क्या होगा? इनके मात्रकों का गुणनफल जूल इंटू सेकेंड होगा। चलो तो भाई एलो जी लिख देते हैं, डेल एक्स डेल पी एक्स एच कट बाई 2, किन किन के मात्रकों का? इनके मात्रकों का। तो आ जाओ फिर, डेल वाई डेल पी वाई एच कट बाई 2। बोल क्या रहा है ऊपर? अनिश्चितता सिद्धांत जिन राशियों में कार्य करता है वह विकृति संयुग्मी होते हैं, कैनोनिकल कंजुगेट होते हैं। तो इनके मात्रकों का गुणनफल जूल इंटू सेकेंड होगा। कैनोनिकल कंजुगेट मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ अक्स है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? अक्स। यहाँ वाई है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? वाई। और अगर यहाँ जेड है तो यहाँ क्या होना चाहिए? जेड। ठीक है, इन सब के लिए आप लोगों का क्या हो जाएगा? जूल इंटू सेकेंड। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया डेल एक्स डेल पी वाई एच कट वाई 2, तो क्या इसके मात्रकों का गुणनफल जूल इंटू सेकेंड होगा?
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाली राशि चेंज है। क्या है? यहाँ पे y वाली राशि जो है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो जो यहाँ पे जूल इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राशियाँ क्या हैं? अलग अलग है। ओके, चलो एक चीज़ देखना, एच कट की वैल्यू हमेशा याद रखना कितनी होती है? 1.054 10 टू पावर माइनस 34। ये वैल्यू याद रखना, एच कट की वैल्यू होती है 1.054 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ओके, एक कंडीशन अपनी ये थी। अब बात करते हैं अपन सेकेंड कंडीशन की, कि सेकेंड कंडीशन अपनी क्या होती है। जिस प्रकार स्थिति व संवेग में, क्या? जिस प्रकार स्थिति व संवेग में अनिश्चितता सिद्धांत प्रदर्शित किया जाता है, उसी प्रकार ऊर्जा और समय में भी, क्या? जिस प्रकार स्थिति और संवेग में अनिश्चितता का जो सिद्धांत होता है वो प्रदर्शित किया जाता है, उसी प्रकार ऊर्जा और समय में भी अनिश्चितता सिद्धांत अपन क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो उच्च ऊर्जा स्तर में उसकी ऊर्जा में अनिश्चितता क्या है? डेल ई है। क्या बोला? जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो उच्च ऊर्जा स्तर में अनिश्चितता की ऊर्जा कितनी होगी? या फिर उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो उच्च ऊर्जा स्तर में उसकी ऊर्जा कितनी होगी? डेल ई होगी। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जितने समय तक रहता है, उस समय को इलेक्ट्रॉन का आयुकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुकाल कहते हैं। और इसी समय को समय में अनिश्चितता डेल टी से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे अपन ने कितनी चीज ली? 2 चीजें ली। देखो, लिखवाना जरूरी नहीं है, देखो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। मैंने क्या बोला? ये फॉर्मूला क्या है? डेल ई और डेल टी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की बात करते हैं। ये क्या बोल रहा है? ये जो फॉर्मूला ये कहाँ से आया? सुनना ध्यान से। जिस प्रकार अपन, ये स्थिति है और ये क्या है? संवेग है। अगर इन दोनों में अपन जिस प्रकार स्थिति अनिश्चितता प्रदर्शित करते हैं ना, उसी प्रकार अपन ऊर्जा और टाइम में भी क्या कर सकते हैं? अनिश्चितता का सिद्धांत प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? जब इलेक्ट्रॉन, मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। क्या है? उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। तो उच्च ऊर्जा स्तर में इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? डेल ई हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? जब ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उच्च ऊर्जा स्तर में कितनी हो जाएगी? डेल ई हो जाएगी। ठीक है, इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा स्तर में जितने समय तक रहता है, क्या? जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर में, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल के यहाँ आ ही गया ना उच्च ऊर्जा स्तर में, यार क्या है। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन जितने समय तक इस उच्च ऊर्जा स्तर में रहना चाहता है ना, उतने समय तक ये रह सकता है। और ये जब उच्च ऊर्जा स्तर में रहता है ना, उसको अपन क्या कहते हैं? उस समय को इलेक्ट्रॉन का आयुकाल कहते हैं। और उसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? डेल टी से। और ये डेल ई क्या है? इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। तो कहने का मतलब क्या है? अपन ऊर्जा और टाइम के बीच भी अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर है भाई यहाँ पे? अब देखो, मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का आयुकाल, क्या?
मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का आयुकाल डेल टी इक्वल इन्फिनिटी होता है। भाई ये 2 है। अब यहाँ की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। मूल ऊर्जा स्तर में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से जाके फिर ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, पर पहले तो फिलहाल तो ये यहीं पे है। तो मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का आयुकाल जो डेल टी होता है, अपन ने आयुकाल को डेल टी से रिप्रेजेंट किया है, तो मूल ऊर्जा स्तर में डेल टी का आयुकाल कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। ये कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी भी नीचे आ सकता है, इन्फिनिटी होता है डेल टी इसका आयुकाल, ठीक है। यदि अनिश्चितता न्यूनतम हो तो क्या बोला मैंने? इसका इलेक्ट्रॉन का मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का आयुकाल डेल टी इक्वल इन्फिनिटी होता है। यदि अनिश्चितता न्यूनतम हो तो क्या हो जाएगा? अगर न्यूनतम हो जाएगी तो डेल टी इक्वल हो जाएगा h/2। तो डेल ई इक्वल क्या हो जाएगा? देखो h/2 डेल टी, ठीक है। तो डेल टी इक्वल कितना होता है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन? ठीक है, इन्फिनिटी होता है। तो डेल ई इक्वल कितना आ जाएगा अपने पास? h/2 इन्फिनिटी। तो डेल ई इक्वल आ जाएगा 0। अरे सही है कि नहीं है? सही है। तो चलो फिर ये अपनी कौन सी कंडीशन थी? सेकंड नंबर कंडीशन। या फिर यूँ मान के चलो कि इसके अंदर कुछ पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन जो ये इसके लिए कार्य कर सकती है। ये जो अनिश्चितता का सिद्धांत है ये संवेग और स्थिति के लिए भी कार्य करता है, और अनिश्चितता का सिद्धांत ऊर्जा और टाइम के लिए भी कार्य करता है, ठीक है। और इनका मात्रक जूल इंटू सेकेंड का गुणनफल होता है। अब पॉइंट है अपना, घूर्णन गति के लिए कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता डेल थीटा जेड व कोणीय संवेग में अनिश्चितता डेल जे जेड इक्वल डेल एल जेड है। अतः इनके लिए अनिश्चितता क्या करेंगे? निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे। देखो टॉपिक लिखते हैं अपन, पॉइंट लिखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं भाई। आ जाओ जी। डेल थीटा जेड, डेल एल जेड, और क्या है? ये लो जी। इनके लिए भी अनिश्चितता का सिद्धांत क्या करता है? कार्य करता है। डेल थीटा जेड क्या है? यहाँ पे घूर्णन गति के लिए कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता है। ये क्या है? यहाँ पे घूर्णन गति में कोणीय विस्थापन के लिए अनिश्चितता डेल थीटा जेड व कोणीय संवेग में अनिश्चितता क्या है? यहाँ पे डेल एल जेड है। अतः इनके लिए जो अनिश्चितता सिद्धांत होता है वो कार्य करता है। अब इससे आगे अपन बात करते हैं कि ये किस किस के लिए और कार्य करता है। 3 चीज़ों के लिए तो ये कार्य करता है। किस किस के लिए? फर्स्ट स्थिति व संवेग के लिए, सेकंड ऊर्जा और टाइम के लिए, थर्ड कोणीय विस्थापन और क्या है? संवेग में, कोणीय संवेग में। और ये कोणीय किसके अंदर आता है? घूर्णन कोणीय किसके अंदर आता है? कोणीय संवेग और कोणीय विस्थापन घूर्णन गति के अंदर आता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों के लिए कार्य करता है। अब इससे आगे की अपन बात करेंगे कल। थैंक यू।